अब्दुल्ला साहब, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात बज़ाहिर सफारती नोयत की थी, लेकिन अगर उसे अस्करी और स्ट्रेटेजिक जाविये से देखा जाए तो क्या ये मुलाकात दरअसल एक नए मिलिट्री बैलेंस मैनेजमेंट की कोशिश थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, असल बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि चाइना जो था उसने 3 सितंबर 2025 को अपने आप को और रूस को ये कहा था, डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा और मल्टीपोलर वर्ल्ड का आगाज हुआ। उसके बाद हमने देखा कैनवस पे चीजें तब्दील होना शुरू हुई। उसके ऊपर ईरान पे हमला होना, और फिर साथ ही साथ जो है कतर के ऊपर मिसाइल फायर होना, और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मामलात बिगड़े और वेनेजुएला के सदर को जो है वो गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर सदर शी जिनपिंग के अभी वहाँ वो मुंतजिर थे कि इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको एक सुपर पावर कह दिया। यानी कि पहली दफा अमेरिका ने यह तस्लीम कर लिया कि अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड से हट के अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। और ये भी फिर सदर शी जिनपिंग की जानिब से जब ग्रेट हॉल के अंदर वो दाखिले से पहले उन्होंने ये कहा कि अमेरिका एंड चाइना आर नॉट राइवल्स बट वी वांट टू बी ट्रेड पार्टनर्स। हम जो है मुआशी सतह के ऊपर जिस तरह से उनका विन विन सिचुएशन का एक फॉर्मूला है और राइस पीसफुली का सदर शी जिनपिंग का एक पैगाम है, मेरे ख्याल में उसको लेके चलना। लेकिन इस सब के बावजूद जब 2.25 घंटे की मुलाकात होती है तो उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब से सहाफी हजरात ताइवान के मामले पे पूछते हैं तो वो 5 दफे के बावजूद भी खामोश रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तकरीबन $14 बिलियन का बजट उनके लिए मंजूर किया था, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह के कहा था कि मैं जरा सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर लूं, उसके बाद मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। लेकिन 5 दफा बात करने के बावजूद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चाइना इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, और इसके ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि ताइवान के ऊपर मामला कहीं कमजोरी की तरफ इख्तियार कर रहा है, क्योंकि अभी जो ताइवान ने अपना दिफाई बजट था खतरात के पेश नजर, उन्होंने $25 बिलियन कर लिया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो अभी का दौरा है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। खास तौर पे आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि दोनों ममालिक एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। वो चाइना जो है असेस कर रहा है कि यूएस जो है वो हाउ फार इट कैन गो रिगार्डिंग ईरान पॉलिसी, और वो हरमुज़ को कितनी देर बंद करना चाहते हैं, ईरान पे जंग कितनी देर तक मुसल्लत रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो है अमेरिका ये देखना चाहता है कि हरमुज़ को खुलवाने के लिए, अपना मलाका को खुलवाने, जो मामलात को सेटल करने के लिए, जिसको मलाका का आपको याद होगा कि जब सदर थे हू जिनताओ तो उन्होंने ये बोला था कि ये मलाका डायलेमा है। ये 900 किलोमीटर की जो एक पट्टी चली आती है, इसमें से चाइना का 80% ट्रेड गुजरता है, और इसी तरह से ताइवान के ऊपर जो 180 किलोमीटर की आबना वहां मौजूद है वो भी चाइना के लिए चोक पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिका ने क्रिएट किए हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर चाइना का विजिट बहुत सारी चीजों को असेस करेगा, मुस्तकबिल के लाहे अमल को सामने लाएगा। सर, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अमेरिका और चीन जहाजों पर टैक्स ना लगाने पर तो मुतफिक है, लेकिन अस्करी लिहाज से ईरान उस आबी गुजरगाह को ब्लॉक करने की पूरी सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ ईरान के एटमी प्रोग्राम पर भी अमेरिका चीन का इत्तेफाक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका जंग की तमाम अस्करी शराइत चीन में ही तय हो रही हैं? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि अस्करी शराइत का तो जहां तक बात है, मामलात तो पाकिस्तान में ही तय होने हैं इंशाल्लाह। मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हाँ, चीन के हवाले से आपको पता है कि वो गारंटीज की बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है। हमारी अस्करी क़यादत ने, हमारी सिविल क़यादत ने बेहतरीन किरदार अदा किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हमारी फतह यही सबसे बड़ी थी कि पाकिस्तान ने 47 साल थे जिन ममालिक के आपस में ताल्लुकात नहीं थे, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते हो चुके थे, उनको एक टेबल के ऊपर ला के बिठाया, और वो भी इतनी हाई लेवल के ऊपर बिठाया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां पहुंचे। तो ये
ये एक बड़ी कामयाबी इसके अंदर थी। लेकिन जो गारंटीज थी कि मुस्तकबिल में ईरान के ऊपर कोई पाबंदियां या हमला नहीं होगा, और जो पाबंदियों की नरमी है उसको 2015 में जो जो JCPOA का मुआहदा तय पाया था, उसके अंदर जो 160 सफात के ऊपर मबनी था, उसके ऊपर अमल पैरा होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान कैन नॉट गिव एनी सच गारंटीज, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तो एक उस तरह का मुल्क नहीं है, और फिर हमारा जो इसराइल के साथ तो हम तो उसको तस्लीम ना करते हैं ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मकसद यहाँ कहने का यह है कि चाइना के साथ जो मामलात हैं, जाहिर है कुछ जिसको कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, चाइना और अमेरिका, क्योंकि चाइना जो है वो एक प्रोडक्शन हाउस है और अमेरिका जो है वो एक कंज्यूमर हाउस है। चाइना की जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका खरीदता है, और जाहिर है इस सिलसिले के अंदर जो AI के हवाले से जो उनके मामलात थे, हवावे का एक बहुत बड़ा इशू था जो कि हवावे के प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बैन किया गया था, और इसी तरीके से जो एप्पल के प्रोडक्ट्स थे, ये यानी कि वो तमाम चीजें हैं जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं। और 2011 के अंदर जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद थी तो उन्होंने ये कहा था, बाकायदा अमेरिकन गवर्नमेंट ने पहली दफा चाइना को अपना राइवल करार दिया था, और यही वजह है कि सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वी डू नॉट वांट टू बी द राइवल्स। ये उन्होंने ये उसी जुमले को उन्होंने जो है वो सामने कोट अनकोट किया। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो अब सूरत हाल है, जाहिर है कुछ बारगेन चिप्स तो मौजूद हैं जो कि करनी पड़ेंगी। जैसे चाइना अब सिर्फ खिलौने बनाना, कपड़े बनाना, जूते बनाना, ये वाला मामला नहीं रहा। चाइना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो IT और इसी तरीके से जो फिफ्थ जिसको 5G टेक्नोलॉजी और मल्टीपल जो डोमेन के अंदर, जिसके अंदर खास तौर के ऊपर मिलिट्री आर्मामेंट एंड हार्डवेयर शामिल है, उसके ऊपर भी बात कर रहा है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको अगर सामने रखें तो लगता यह है कि मामलात बहुत जो है वो बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी दुनिया के अंदर जंगी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर जंगी दिफाई साजो सामान की खपत जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और खास तौर पे यूरोप के ममालिक और दीगर ममालिक अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनको अपने दिफा के लिए असला और साजो सामान चाहिए है। अब देखना यह है कि क्या वो अमरीकी साजो सामान के ऊपर जाएंगे जो कि नहायत महंगा है, जिसके साथ 100 कदगने और 100 जो है वो मुश्किलात हैं कि आप इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं कर सकते, इसके सोर्स कोड देंगे, इसके नहीं देंगे, यानी कि वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले में चाइनीज और पाकिस्तानी असला साज जो कंपनियां हैं उनके साथ इस किस्म के कोई लवाजमात नहीं है, वॉर टेस्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कीमत में बहुत बड़ा फर्क है। जब पाकिस्तान ने रफेल गिराए थे तो उसके बाद 27% हिस्से जो थे वो रफेल कंपनी के डिसॉल्ट एविएशन के कम हो गए थे, जबकि चाइना की जो चैंगडू एविएशन थी उसके तकरीबन 37% जो उसकी डिमांड थी, उसके शेयर जो थे वो बढ़ गए थे। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको मेरे ख्याल में आइंदा, अभी सदर ट्रंप वहां मौजूद हैं, जब वो वहां से रुखसत होंगे तो फिर मेरे ख्याल में काफी हद तक गर्द जो है वो छट जाएगी। राइट और एक इंटरेस्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसके मुताबिक ईरान ने अपने 33 में से 30 मिसाइल अड्डे दोबारा फाल कर लिए हैं और 70% मिसाइल सलाहियत बरकरार है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिकी हमले टैक्टिकल डैमेज तो पहुंचा सकते हैं मगर ईरान की स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस को खत्म नहीं कर सकते? नहीं, ईरान की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को तो बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। देखिए ना, ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली आइसोलेट हो गया। उनको ये मालूम नहीं था कि हुर्मुज़ को वो 100 एटम बम के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और क्या 10 साल यहाँ रह जाएगा, फिर जाना तो पड़ेगा ना। अफगानिस्तान से भी तो फिर आपको पता है कि रात की तारीकी में मुंह छुपा के उनके जर्नैलों को निकलना पड़ा था। और तारीख तो बड़ी जालिम है, वो तो वियतनाम की भी जो हजीमत है उसको फरामोश नहीं करने देती, और साथ ही साथ जो सोमालिया और हेटी जैसे ममालिक में उनके साथ हुआ था वो भी हमें मालूम है। लेकिन इस सब के बावजूद देखें, अमेरिका जो अपने गल्फ के इत्तेहादी है उनको अपने से दूर कर रहा है,
اور یہ میرے خیال میں ایک اس کے لیے ایک معاشی سطح کے اوپر ایک بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. جہاں تک میں ایران کے اسٹریٹجک ایسٹس کی بات ہے تو جو سرنگیں تو موجود تھیں وہاں جو کہ میرے خیال میں ان کے جو GBU-57 بوم ہیں بنکر بسٹرز وہ ان تک پہنچتے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام جتنے بھی انہوں نے میسائل مارے جو کچھ کیا انہوں نے کچھ سرنگوں کے راستے تو ضرور بند کر لیے لیکن انہوں نے جو ایران کی جو صلاحیت تھی اس کو نہیں ختم کر پایا. تو یہ جو ہے میرے خیال میں ابھی ان کی صورتحال جو ہے وہ مزید اس کے اندر طاقت آ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوران جنگ انہوں نے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ شاید F-35 اور F-15 کو اور ان کے USS جیرالڈ فورڈ کو ابراہم لنکن کو ان کو راس نہیں آئی. تھاٹ میسائل ہو گئے یا ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 ہو گئے یا اسی طریقے سے ان کے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم تھا, ڈیوڈ سلنگ سسٹم تھا, آئرن ڈوم تھا, یہ تمام کے تمام جو ٹیکنالوجی تھی یہ کمپرومائز ہو گئی ایرانین ٹیکنالوجی کے سامنے. اور جو 550 کلومیٹر والا ٹامو ہاک تھا دنیا اب اس کو انٹرسٹ نہیں لے رہی خریدنے میں کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کے پاس جو میسائل ہے وہ 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہیں, ہائپرسونک میسائل ہیں, جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ ڈارک ایگل میسائل لے کے آئے گا جو کہ ہائپرسونک ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنے آرسنل کو چیک کیا تو انوینٹری نے بتایا کہ ٹوٹل 8 میسائل ان کے پاس موجود ہیں.